डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी के जापान दौरे में कई अहम समझौते। यूपी सरकार और जापान के यामानाशी प्रांत की सरकार के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर ऐतिहासिक समझौता। यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया निवेश का आमंत्रण। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख। मंत्री बेबी रानी मौर्य ने दी चेतावनी, यदि कोई थानेदार, दरोगा या सिपाही अवैध वसूली में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल होगी कठोर कार्रवाई। यूपी के फतेहपुर में 2 बाइक की टक्कर में शादी समारोह में जा रहे बाइक सवार 3 भाइयों की मौत। वहीं महोबा में तेज रफ्तार पिकअप वाहन की चपेट में आने से 3 महिलाओं की मौत। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। इजरायल में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के क्या है मायने? क्या आतंकवाद के खिलाफ जंग में इजरायल के साथ सहयोग पाकिस्तान की सीमा तक सिमटा है या फिर मिडिल ईस्ट तक सहयोग पर सहमति बनी है? इसी पर होगा आज का हिसाब किताब। आपको बता दें कि पीएम मोदी की पहचान एक अडिग मित्र, मजबूत वैश्विक नेता के रूप में हुई है, जिन्होंने भारत इजरायल के संबंधों को पर्दे के पीछे से निकालकर दुनिया के सामने एक नई रणनीतिक ऊंचाई दी है। पीएम मोदी ने अपनी इजरायल यात्रा में यह साफ कर दिया कि भारत और इजरायल के बीच आतंकवाद के खिलाफ जंग का समर्थन केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ जंग पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है। भारत और इजरायल में सहमति बनी है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस रखना है। पाकिस्तान के खिलाफ इजरायल भारत को रणनीतिक सैन्य समर्थन देगा। इजरायल ने हमेशा भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। इसकी पुष्टि हाल की ही घटनाओं से होती है, जब ऑपरेशन सिंदूर, जो मई 2025 के वक्त हुआ, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक की। बहावलपुर से मुरुदके तक दहल गया तो इजरायल दुनिया का एक अकेला देश था जिसने बिना किसी झिझक के भारत का खुलकर समर्थन किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने इजरायली मूल के रैमपेज मिसाइलों, हार्पूफ के ड्रोन्स और हार्पी लॉइटरिंग म्यूनिशन का सफलतापूर्वक उपयोग किया। इजरायल के राजदूत रूबेन अजर ने स्पष्ट कहा कि आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि उनके जघन्य अपराधों के लिए छिपने की कोई जगह सुरक्षित नहीं है। यह संदेश सीधे तौर पर पाकिस्तान की ओर इशारा करता है। मिडिल ईस्ट में पीएम मोदी ने अपनी भूमिका साफ कर दी। ब्रिज और हेक्सागन के जरिए मिडिल ईस्ट में मोदी के मायने केवल सैन्य सहयोगी के ही नहीं, बल्कि एक स्थिरता लाने वाली शक्ति के रूप में है। 25 फरवरी 2026 को इजरायली संसद यानी नेसेट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर के हमलों को बर्बर बताया और इजरायल के साथ भारत की एकजुटता को दोहराया। Talmud records trade with India in ancient times. Jewish merchants traveled across sea routes that connected the Mediterranean with the Indian Ocean. They came seeking opportunity and dignity. And in India, they became one of us. Jewish communities have lived in India without fear of persecution or discrimination. They have preserved their faith and participated fully in society. That record is a source of pride for us. इजरायल के लिए मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने फिलिस्तीन कार्ड के डर को छोड़कर इजरायल के साथ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। इजरायल का समर्थन पाकिस्तान तक भी उतना ही गहरा है जितना मिडिल ईस्ट तक, क्योंकि दोनों देश आतंकवाद को विभाजित नहीं बल्कि एक वैश्विक चुनौती के रूप में देखते हैं। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने हेक्सागन अलायंस के जरिए इजरायल ने भारत को प्रस्तावित हेक्सागन
जिसमें भारत, इजरायल, यूएई, सऊदी अरब, ग्रीस और साइप्रस शामिल है, का केंद्र माना है। यह गठबंधन न केवल आर्थिक है बल्कि कट्टरपंथी शिया सुन्नी गुटों के खिलाफ एक सुरक्षा घेरा बनाने की रणनीति भी है। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC कॉरिडोर में भारत और इजरायल की साझेदारी मजबूत हुई है। इसे चीन के BRI का मजबूत विकल्प बनाती है। भारत की सुरक्षा के लिए PM मोदी का मिशन सुदर्शन चक्र इजरायली तकनीक पर काफी हद तक निर्भर है। भारत इजरायल से आयरन बीम यानी लेजर डिफेंस सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीक हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ताकि पाकिस्तान और चीन के मिसाइल खतरों को पूरी तरीके से बेअसर किया जा सके। मतलब साफ है कि आतंकवाद पर दोनों देशों की सोच वैश्विक है, इसीलिए असली मकसद दुनिया को बेहतर बनाना है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका सूद, फॉरेन एक्सपर्ट, और निपुण जी, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पे वो भी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल मोनिका जी आपसे, क्या यह भारत की विदेश नीति को पलटने जैसा नहीं है फिलिस्तीन पे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम देखें इजराइल का और भारत का जो एक संबंध रहा है इजराइल के साथ, वो हम 30, 40, 50 साल पुराना नहीं कह सकते। अभी PM मोदी जी के स्पीच में हम सुन रहे थे कि जूस को कभी भी हमारे देश में किसी भी प्रकार की कोई प्रोसिक्यूशन का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये जो संबंध है ना, ये इतना मतलब अभी का नहीं है कि आप ये पलटने वाली बात कहें। इसमें ऐसा है कि हजारों साल का संबंध है, और सबसे पहले 1950 में हमारे देश ने ही इजराइल को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया था। तो अगर हम बात करें मोदी जी की, जो मोदी जी का अभी यहाँ पर विजिट हो रहा है, उसके चलते देखिए, इससे हमारे जो टाइज हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगे। ना कि सिर्फ अगर आप पैलेस्टीन की बात कर रहे हैं, तो पैलेस्टीन जो है उसको एक झटका है जी, लेकिन उसको एक झटका है। गुट निरपेक्ष वाली नीति है जो नॉन अलाइनमेंट की बात होती थी, वह क्या आज के दौर में पूरी तरह गैर प्रासंगिक हो चुका है? नहीं, गैर प्रासंगिक नहीं हुआ। देखिए, ऐसी बात है कि हम हमेशा ये बोलते हैं कि हम पहल नहीं करेंगे, हम पहल नहीं कर रहे हैं, पर अगर कोई हमारी मदद कर रहा है तो उसके साथ हम खड़े हैं। तो इजराइल ने हमेशा हमारी मदद की है, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन 76 साल तक पर्दे के पीछे ही सारा खेल चलता रहा, उसका क्या कारण है मोनिका जी? देखिए, ऐसी बात है, ये सब सरकारों पे निर्भर करता है। जैसी सरकार हो, जैसा मतलब उनकी रणनीति हो, उनकी सोच हो, ये सब उस पर आधारित है कि जो सरकार है वो किस तरीके से जियोपॉलिटिकली हर किसी चीज को फ्रेम में लेकर आएगी। चलिए, अब आज से पहले भी कभी ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुए, कभी पहले ऐसे अगर हमारे देश के ऊपर अटैक किया गया और हमने कभी ऐसा जवाब इस तरीके से पाकिस्तान को तो नहीं दिया। तो इजराइल के साथ जो हमारा एक स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट है, टेररिज्म फ्रेमिंग में बोले या इंडिया और इजराइल का ओवरलैप, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है। PM ने बोला कि कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। स्टेटमेंट और इजराइल के जो नैरेटिव है वो भी एक साथ लाइन करता है, उसमें अलाइनमेंट दिखता है हमें। चलिए ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं निपुण जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे पहला सवाल यही कि भारत इजरायल संबंधों को पर्दे के पीछे से निकालकर सार्वजनिक करना खाड़ी देशों के साथ भारत की ऊर्जा और व्यापारिक हितों से प्रभावित नहीं होगा? जी, अनम्यूट कर लीजिए निपुण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। जी, देखिए, भारत और इजराइल के संबंधों की अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल हैं, वो एक अलग विषय है। हम उसकी बात भी करते हैं कि हाँ, भारत और इजराइल के संबंध जो है वो एक हिस्टोरिकल संबंध है, यानी कि ऐतिहासिक संबंध है। लेकिन ऐतिहासिक संबंध के साथ साथ आप देखेंगे 90s में जब हम देखते हैं हमारे PV नरसिम्हा राव जी ने, तभी से आप देखें 92 से ही हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे इजराइल के साथ एस्टेब्लिश हो गए थे। ये बात सही है कि कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा नहीं किया था। 2017 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो विजिट करने के लिए गए, और
अब हम लगातार देख रहे हैं कि इजराइल के साथ हमारे संबंधों में और बेहतरी से बेहतरी आ रही है। आज कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे वो हम बात करें एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को लेकर बात करें, चाहे वो जल प्रबंधन को लेकर बात करें, डिफेंस सेक्टर को लेकर बात करें, हर सेक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब आपका जो प्रश्न था एनर्जी को लेकर, देखिए 90 से पहले जो हमारी सोच ये रही थी कि अगर हम इजराइल के नजदीक जाते हैं तो जो हमारी मिडिल एशिया पर या कह सकते हैं हम लोग जो मिडिल ईस्ट पर जो हमारी डिपेंडेंसी है तेल को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन आज के दौर में ऐसा भारत नहीं मानता है, क्योंकि भारत के पास में आज बहुत सारे विकल्प भी हैं और केवल तेल के आधार पर ही आज हम अपने एनर्जी की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, बल्कि तेल के अलावा अन्य सेक्टर से भी हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत की जो पहले डिपेंडेंसी कह लीजिए, एक निर्भरता हुआ करती थी, उस निर्भरताओं से बाहर आने के बाद इजराइल से संबंध बनाने में हमें किसी तरह का कोई भी कताई नहीं है और किसी तरह की कोई इश्यू क्रिएट नहीं हो रहा है। जी निपुण जी, जो जीरो टॉलरेंस पर सहमति बनी है, भविष्य में आतंकी ठिकानों पर किसी संयुक्त कार्रवाई की नींव रखी जा रही है, क्या अमेरिका, मिडिल ईस्ट के देश, यूरोप इस तरह के संबंधों को स्वीकार करने के लिए तैयार है? नहीं, देखिए भारत की तो एक सिंपल सा, जहां पहले देखा करते थे, आपको याद होगा, भारत की नीति थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब भारत उस नीति से हटकर भारत ने अपने आप को मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी की ओर क्या कर लिया, मूव कर लिया। इन मल्टी एंगेजमेंट हम ज्यादा से ज्यादा देशों से क्या करेंगे, अपने लिंक बनाएंगे। और देखिए भारत ने तो कभी इस बात की परवाह की नहीं, हम तो एक साथ अमेरिका को साथ लेके चले, तो रशिया को साथ लेके चले। तो भारत तो आज इस तरह की किसी भी तरह के पूर्वाग्रह को लेकर का कोई देश भारत से बात करता है। सवाल तो बस इतना है निपुण जी कि दुनिया के बाकी देश आपके इस रणनीतिक पहल को कैसे देखते हैं, इसका जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए भारत के बारे में पूरी दुनिया का एक मत ये है, हालांकि ठीक है समय के साथ चीजें लोग चैलेंज कर चुनौती करते रहते हैं, लेकिन ये बात सब लोग जानते हैं कि भारत अपने राष्ट्र हित के लिए किसी भी आगे तक जाएगा। 2047 में जो विकसित भारत का सपना रखा है उसको लेकर पूरा करेगा। हाँ, इसकी प्रतिक्रिया जरूर दिखने लगी है। जैसे आज आप पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान के अंदर इजराइल के अगेंस्ट एक बिल पास कर दिया गया वहां की पार्लियामेंट में कि इजराइल जो है एक प्रकार का देश है, ये है वो है। ये प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली। ईरान की ओर से भी हमको प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। अमेरिका की ओर से, देखिए अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत और इजराइल के बीच में एक बेहतर जुगलबंदी हो, क्योंकि देखिए इजराइल का और ज्यूज कम्युनिटी का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट है अमेरिका के ऊपर। अगर भारत और इजराइल के बीच में एक अच्छी जुगलबंदी होती है, भारत और इजराइल के बीच जो संबंध बन रहे हैं वह साउथ एशिया को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, पावर बैलेंस को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोनिका सूद जी। मोनिका सूद जी, पाकिस्तान और चीन का जो गठजोड़ है, अब भारत इजराइल की यह अटूट जोड़ी दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस को किस तरह बदल देगी? देखिए, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया, ये तो है कि इंडिया और चाइना, अपना इजराइल की जो दोस्ती है वो चाइना और पाकिस्तान पर बेशक भारी पड़ेगी, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक कल के कल वो बैलेंस हम बोलेंगे कि उलट पलट हो जाएगा या कुछ फ्लिप हो जाएगा। सच्चाई तो ये है कि इजराइल जो है वो इंडिया को एक क्वालिटी देता है, जबकि चाइना पाकिस्तान को क्वांटिटी प्लस मैं बोलूंगी कि प्लेटफॉर्म मिलता है। तो इसलिए ये जो इम्पैक्ट है ये भारी तो होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आजकल में हो जाएगा, इसको समय लगेगा। भारी कैसे पड़ सकता है, देखिए, क्योंकि हमारी जब जो लॉन्गर रन में डील्स हो रही हैं इजराइल के साथ, जैसे कि डिफेंस के को लेके चलूं मैं, तो इंडिया इजराइल की जो पार्टनरशिप है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है एयर डिफेंस के लिए, ड्रोन्स के लिए। हम प्रिसिशन स्ट्राइक्स की बात करें, ISR इंटेलिजेंस सर्विलेंस जिसे हम रिकॉन्शनेंस कहते हैं उसकी बात करें, यानी ऐसे एरिया जहां पाकिस्तान को क्विकली न्यूट्रलाइज करना हो, जिसमें कैपेबिलिटी एडवांटेज चाहिए हो, उस तरीके की डिफेंस की जो हमारी क्षमताएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं इजराइल की इतने अच्छे दोस्ती के साथ। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी का
विजिट है उसमें जैसे आप भी बता रहे थे कि आयरन बीम जैसी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के लिए एमओयू की मतलब बात हो रही है। तो अगर ये चीज होता है, अगर ऐसा ये परचेज से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को डेवलपमेंट का सिग्नल है, तो को डेवलपमेंट में क्या है कि इजराइल हमारे साथ और हम इजराइल के साथ बैठ के काम करेंगे, तो इससे जो हमारी रणनीतियां हैं, जो हमारी डिफेंस की पावर है, उसको बहुत वो मजबूती मिलेगी और पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर बनेगा इससे कि भी हमारे पास जो सब कुछ है, इससे हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी एयर डिफेंस की स्ट्रेंथ है, वो कई गुना आगे बढ़ जाएगी। आप बेहद अहम बात करें डॉक्टर मोनिका जी, उसका असर दिखने लगा पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन फिर एक बड़ा सवाल है निपुण जी जिस तरीके की बात हो रही है अभी, उससे एक चीज लग रहा है कि फिलिस्तीन का मुद्दा अब भारत के प्राथमिकता में या उसका जो ऐतिहासिक रुख रहा उससे अलग हट गया है। इस बात से आप एग्री हैं? नहीं, भारत का तो ऐतिहासिक रुख जो रहा है टू नेशन थ्योरी पे रहा है। भारत तो आज भी उसी पर बात करता है। भारत ने इस पे कभी डिनाई नहीं किया है। भारत को आपको याद होगा जब हम देखते हैं इजराइल गाजा वॉर हुआ, तब भी भारत ने इस रुख को कामयाब बनाए रखा। और आपको याद होगा हमने तो डी हाइफरनेशन पॉलिसी में काम किया है, हमने हाइफरनेट नहीं किया है कि नहीं इजराइल का। निपुण जी दर्शकों को एक सरल भाषा में समझा दीजिए, गाजा को लेकर भारत सरकार का क्या रुख है? क्या उसे वो फिलिस्तीन का हिस्सा मानता है या वैश्विक सिटी बनाने वाले बात पे वह तैयार बैठा हुआ अमेरिका के साथ जाने के लिए? क्या है गाजा को लेकर, क्या रुख है भारत का? जी, भारत के दो रुख हैं। फर्स्ट, भारत पीस का समर्थक है और शांति के लिए जब पीस गाजा पीस डायलॉग्स में भारत उसमें गया, हालांकि भी हिस्सा नहीं बना लेकिन ऑब्जर्वर की तरह जाके बैठा। पहला, इससे क्लियर होता है कि भारत पीस का किसी भी कंडीशन में समर्थक है। दूसरी बात, भारत जो है टू नेशन थ्योरी का समर्थन करता है। भारत कहता है कि दो देश अलग अलग विचारों को, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों को साथ रह सकते हैं, प्रेम पूर्वक रह सकते हैं। तो भारत का स्टैंड ये है। दुनिया इसको कैसे देखती है वो दुनिया जाने, लेकिन ये हमारा स्टैंड है। गाजा को लेकर स्टैंड समझना चाह रहे थे निपुण जी, उसमें गाजा छूट गया। गाजा को लेकर मैंने कहा, गाजा को लेकर अभी जब गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग हुई, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प के नेतृत्व में, तो भारत उसमें शामिल हुआ एज ऑब्जर्वर। तो इससे क्लियर होता है कि भारत जो है पीस का समर्थक है। भारत किसी तरह से पीस के विरोध में नहीं है। है। को लेकर जो आपकी बात क्लियर हो गई। डॉक्टर मोनिका, हेक्सागन अलायंस का क्या महत्व है जिसमें भारत, इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, ग्रीस, साइप्रस है? जी देखिए, इसमें ये जो सारा काम है ये सब मिलके होने वाला है। इसमें जैसे मैं डिफेंस की बात कर रही थी या मैं इकोनॉमी के ऊपर बात कर रही थी या जियोपॉलिटिकल वाइज बात करूं, तो इनका जो आपस का जो रिलेशन है ये एकदम इतना स्ट्रांग रहेगा और ये मिलकर अपने जो ट्रेड्स हैं उनमें काम करेंगे, डिफेंस में काम करेंगे। और ये ऐसा मतलब चाइना और पाकिस्तान के लिए ऐसे कॉम्पिटिशंस होंगे कि जहां पर अपने आप को प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस में। डॉक्टर मोनिका, एक चीज ये समझना चाह रहे हैं कि जो हेक्सागन अलायंस की बात हो रही है, क्या इसमें आर्थिक गतिविधियों के साथ सैन्य रणनीति बनाना भी शामिल है या उससे अलग है? जी देखिए, अभी तो इस पर बात चल रही है और इसमें ये है कि अगर ये इसमें हम डिफेंस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया है, ट्रेड डील्स तो है ही। अब ट्रेड डील्स वो किस किस बेसिस पे हो रही हैं, ये सारी जो हमारी कंट्रीज हैं म्यूचुअली डिसाइड करेंगी। मुझे लगता है कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको IMEC बोलते हैं, वह भारत इजराइल की साझेदारी के साथ चीन के BRI का मजबूत विकल्प बना रही है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें सैन्य पक्ष तो जरूर शामिल होगा। हेक्सागन अलायंस की बात करें तो जी देखिए, वो तो मैं जैसे हम आप बात कर रहे थे अभी कि जैसे कि इनका ट्रेड डील हो रहा है, तो ट्रेड डील में जो हमारा सैन्य पक्ष है वो तो हमेशा से ही शामिल होता है, पर उसमें क्या क्या शामिल होगा, किस लेवल पे शामिल होगा, उस पर जो है वो बात चल रही है अभी। निपुण जी, भारत अब दबाव की राजनीति से निकल चुका है, इसका श्रेय किसे देंगे? नहीं, देखिए, इसमें तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी का है और हमें तो बोलते भी हमेशा कि प्रधानमंत्री जी के अकॉर्डिंग हमारी विदेश नीति चलती है और हमेशा उसको एक युग की तरह देखते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपको याद होगा 2014 में जब PM बने थे, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग बात कही थी कि ना नजरें झुका के बात करूंगा, ना आंखें उठा के बात करूंगा, मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। तो जो ये कॉन्फिडेंस था प्रधानमंत्री जी का, वो हमको दिख रहा है कि भारत दिख रहा है उनकी सभी नीतियों का पूरी दुनिया समर्थन कर रही है। शायद इसीलिए 10 बिलियन या 100 बिलियन से ऊपर उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर हो चुके हैं। आप दोनों इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।